जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जीके के 50 प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए, पहला सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक के रूप में ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश को गुलाम वंश या मामलूक वंश कहा जाता है। तो जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश या मामलूक वंश जाना जाता है वो इलवारी या गुलाम वंश को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में भू राजस्व व्यवस्था दहसाला प्रणाली किसने लागू की थी। तो अकबर के दरबार में जो दहसाला प्रणाली लागू की थी वो राजा टोडरमल ने चालू की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस उपाधि से जाना जाता था। तो जो प्रसिद्ध गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनका एक अन्य नाम विक्रमादित्य है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का प्रसिद्ध सारनाथ सिंह चतुर्मुख स्तंभ किस राज्य में स्थित है। जो सम्राट अशोक का सारनाथ सिंह चतुर्मुख स्तंभ है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन किस शहर के पास हुआ था। जो 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी ट्रेन घटना हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित था। जो महात्मा गांधी ने अपना पहला चलाया गया चंपारण सत्याग्रह था वो बिहार से संबंधित था। तो ऑप्शन है डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। जो 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में बॉम्बे शहर में हुई थी। और ध्यान रखिए ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित करने के लिए कौन प्रसिद्ध थी। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ये 1942 में शुरू हुआ था और उस समय गुप्त रेडियो संचालन के लिए ऊषा मेहता प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन यहाँ डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में नदियों द्वारा जमा की गई सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो उत्तरी मैदानों में जो जमा की गई सबसे उपजाऊ मिट्टी है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा होना ये सभी घटित होती हैं। तो ध्यान रखिए ये वायुमंडल की सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है वो नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो जो भारत का प्रामाणिक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है जिन्होंने पुस्तक लिखी थी। दोस्तों ध्यान रखिए जो भारत में आर्थिक नियोजन का जनक माना जाता है वो एम विश्वेश्वरैया को जाना जाता है। तो ऑप्शन है डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जो इंदिरा गांधी जी द्वारा 1969 में जो प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 14 बैंकों का किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI का मुख्यालय किस शहर में है। तो जो SIDBI का मुख्यालय है वो लखनऊ में है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है
कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है वो तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। जो भारत में 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के करेंसी के नोट जारी करने का अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कौन सी 3 शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों ध्यान रखिए, जो 42वां संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था और इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 72 में है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 नागरिकों को क्या गारंटी देता है। तो जो अनुच्छेद 14 है वो भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण देता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है वो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो ध्यान रखिए अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कपड़ों की धुलाई में प्रयुक्त होने वाले धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल चींटियों और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटियां और मधुमक्खी हैं इनके डंक में ध्यान रखिए फॉर्मिक अम्ल जिसे मैथोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के सामान्य रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो हमारे रक्त का पीएच मान होता है वो ध्यान रखिए 7.4 होता है जो कि हल्का क्षारीय होता है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों में सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो बच्चों में सूखा रोग होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दाब मापने की अंतरराष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है। तो जो दाब मापने की एसआई यूनिट है वो ध्यान रखिए पास्कल है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश का फूल है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो जो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी राज्य जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वे सुचेता कृपलानी थी। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली कथक है। तो ऑप्शन है हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए जो आसियान का मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका देश कनाडा की राजधानी कौन सी है। तो कनाडा देश की राजधानी ओटावा है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थाईलैंड देश की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बाहत है। तो ऑप्शन यहाँ डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी
प्राकृतिक झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जो वूलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे वे विश्वनाथन आनंद थे। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में किस नए स्थायी सदस्य संघ को शामिल किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिए, जो नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में जो नए स्थायी सदस्य संघ को शामिल किया गया है वो अफ्रीकी संघों को किया गया है और ये 2023 में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में स्थित नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो नई दिल्ली में स्थित नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे पहले किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो सबसे पहले नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ध्यान रखिए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था वो 1992 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो जो COP28 का आयोजन किया गया था वो ध्यान रखिए दुबई में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ध्यान रखिए भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। तो ऑप्शन है डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों ध्यान रखिए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि विश्व की पहली नम भूमि संरक्षण संधि रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो जो विश्व की सबसे पहली जो नम भूमि संरक्षण संधि रामसर कन्वेंशन हुई थी वो 1971 में हस्ताक्षरित की गई थी। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध स्थल पर भगवान राम का भव्य मंदिर निर्मित किया गया है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।